सभी को मेरा नमस्कार। तो इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर का सेट नंबर 2 जो कि क्लास 11th के लिए है और सब्जेक्ट फिज़िक्स जैसा कि आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कारण बताइए। तो सबसे पहली बात जो हमें पता है कि मास और साइज ऑफ द मून इज़ वेरी स्मॉल। मून का जो मास और साइज है वो बहुत स्मॉल है एज़ कंपेयर टू द अर्थ। सो इसका मतलब होगा कि जो एस्केप वेलोसिटी होगी मून की वो भी काफ़ी स्मॉल होगी, है ना। क्योंकि आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gr। तो r का वैल्यू अगर कम होगा मून के लिए, है ना, मैं छोटा सा यहाँ लिख रहा हूँ √2gr। तो ये जो r है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो मून का रेडियस उसके कंपैरिजन में कम होगा तो एस्केप वेलोसिटी भी वहाँ की कम होगी। सो जो थर्मल स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स की उसके कंपैरिजन में मून की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम होगी और यही वजह है कि गैसेस जो होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, आसानी से मून के सरफेस से चले जाते हैं, दूर हट जाते हैं और यही वजह है कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ऑब्टेन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें जानना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, जो कि आपको पहले से पता होगा कि होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा, F = G m1 m2 अपॉन r²। और यहाँ से अगर G के लिए आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो मिल जाएगा F × r² अपॉन m1 × m2, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। सो फोर्स के लिए आप लिखेंगे mlt -2 देन r², दैट मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर के लिए l⁻²लिखा जाएगा। और नीचे है m1 × m2 और m1 × m2 के लिए आप लिखेंगे, वो एक तरह का मास है इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में हमने लिखा है m × m। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा और m⁻⁻1 आएगा, l⁻³ आएगा एंड t⁻⁻2 आएगा। एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबर एंड वाई। रीज़न आपसे पूछा जा रहा है कि स्टील और रबर में से ज़्यादा इलास्टिक कौन है और क्यों है। तो सबसे पहली बात जो हम जानते हैं कि कोई मटेरियल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपोजिशन शो करता है अगेंस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स, मीन्स कि जब आप किसी मटेरियल पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उस फोर्स को अपोज करता है, जो मटेरियल होता है वो जितना ज़्यादा अपोज करेगा तो वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक माना जाएगा। दूसरी बात कि जो यंग मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है वो रबर से ज़्यादा होती है, उसका वैल्यू जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील का वो रबर से कहीं ज़्यादा होता है और यही वजह है कि स्टील को ज़्यादा इलास्टिक माना गया है रबर से या रबर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस करते हैं, जिसमें न्यूटन ने कहा था कि जो विस्कस फोर्स है, विस्कस ड्रैग है F, वो प्रोपोर्शनल होता है एरिया और साथ में वेलोसिटी ग्रेडियंट के। और उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ F प्रोपोर्शनल होता है एरिया और F प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, अगर इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो हमें जो फार्मूला मिलता है F प्रोपोर्शनल टू a/dv/dx और F इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हमें मिलता है ईटा a/dv/dx और एक नेगेटिव साइन पुट करते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला में a = 1 और dv/dx = 1 कंसिडर करते हैं तो हमें मिलेगा F = ईटा। सो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
उस विस्कस फोर्स के इक्वल हो गई जो कि पर यूनिट एरिया ऑफ द लेयर पे एक्ट कर रहा है, और उस लेयर की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो यूनिटी है, और साथ में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। दैट मीन्स कि लिक्विड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलरली वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू यूनिटी है, 1 है। तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसके लिए सबसे पहले जो रिलेशन हमें पता है, मोस्ट कॉमन रिलेशन, C/100 दैट इज इक्वल्स टू F-32/180, जो कि आपको पता होगा कि सेल्सियस स्केल का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 100 होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल में वही डिफरेंस 180 का होता है। तो ये रिलेशन हमें पता है। इस रिलेशन में C और F दोनों के प्लेस पे हम T पुट कर देते हैं। मान लिया कि वो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है कैपिटल T। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है T/10 दैट इज इक्वल्स टू T-32/18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18T दैट इज इक्वल्स टू 10T - 320। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 18T - 10T दैट इज इक्वल्स टू -320, और 8T, जब आप 18T में से 10T को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8T इक्वल टू -320, और T इक्वल टू आपको फाइनली मिलेगा -320/8, जिसे कैंसिल करने के बाद आपको मिल जाएगा T इक्वल टू -40 डिग्री। T इक्वल टू -40 डिग्री। तो यही वो वैल्यू है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल्स जो है वो सेम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या सेम डाटा प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लेते हैं, y इक्वल टू a sin ωt, और वहीं वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो है ω/a cos ωt। जब इस पार्ट को a cos ωt वाले पार्ट को, या फिर आप कह सकते हैं cos ωt वाले पार्ट को, जब साइन के टर्म में चेंज करते हैं तो हमें मिलेगा v इक्वल टू ω/a sin ωt प्लस π/2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा π/2 का फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज π/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है राइट वन डिफरेंस बिटवीन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ए ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में पार्टिकल जो है किसी मीडियम का वो वाइब्रेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन के अलोंग, मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है तो वो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा और इसी डायरेक्शन में वेव भी ट्रैवल कर रही है। तो वेव के ट्रैवलिंग वाले डायरेक्शन में ही जो मीडियम का जो पार्टिकल होगा वो ऑसिलेट करेगा, और इस तरीके से जिस वेव का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। वहीं ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट करेगा अपने मीन पोजीशन के दोनों तरफ, लेकिन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। मीन्स जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पार्टिकल है मीडियम का वो ऑसिलेट करेगा या फिर वाइब्रेट करेगा या फिर SHM करेगा। तो इस तरीके से इन दोनों टाइप के वेव मोशन के बीच एक डिफरेंस हमने लिखा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे सेक्शन B को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।